हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी आइकन को दबाएं। आप सबको शुभ नववर्ष। कल जो शीतलकुची हादसे से जुड़ा हुआ वीडियो मीडिया के सामने आया है, ये प्रेस उसके संदर्भ में है। 10 तारीख को शीतलकुची कूच बिहार में जो घटना हुई वो अत्यंत दुखद थी, लेकिन ये घटना प्री प्लान्ड थी, पूरी तरीके से सुनियोजित थी और ममता बनर्जी ने 8 अप्रैल को वहां पे जो भाषण किया उसके बाद उस इलाके में तनाव पैदा हुआ और वोटिंग वाले दिन वहां पर एक बहुत बड़े गिरोह ने, जो लोग वहां वोट करने आए थे, उन पर हमला किया। गौरतलब बात यह है कि शीतलकुची एक मिली-जुली आबादी का इलाका है, जहां पे हिंदू और मुसलमान दोनों रहते हैं। मुख्य रूप से दलित समुदाय के लोग वहां रहते हैं। पिछले कई चुनावों में ऐसा देखा गया कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी संख्या में समर्थन मिला। इसलिए इस बार ऐसा ना हो सके और ममता बनर्जी के आह्वान पे उनकी पार्टी से जुड़े हुए लोगों ने, उनके कार्यकर्ताओं ने आनंद बर्मन, जो राजवंशी समाज का एक दलित युवा था और वोट करने के लिए लाइन में खड़ा था, और क्योंकि उसका परिवार, उनका बड़ा भाई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, इसलिए उस पर हमला किया गया और उसको मार दिया गया। ये एक प्रयास था तृणमूल के कार्यकर्ताओं द्वारा उनकी नेत्री के आह्वान को पूरा करने का और उस इलाके में बहुसंख्यक समाज वोट ना कर सके, इसलिए भय का माहौल पैदा करने की कोशिश करी गई। इसके बाद उन्हीं लोगों ने, जिन लोगों ने आनंद बर्मन को मारा, उन्हीं लोगों ने सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो सैनिक वहां तैनात थे उन पर और बूथ नंबर 126 उस पर हमला किया और बूथ कैप्चर करने का भी प्रयास किया। इस बात को कूच बिहार के एसपी ने और बूथ पर जो पोलिंग ऑफिसर्स थे, उन दोनों ने सही ठहराया। यहां तक कि बूथ पर हमला होने के बाद वहां जो रिटर्निंग ऑफिसर्स थे उनके साथ मारपीट करी गई, कईयों को चोट भी आई। उन रिटर्निंग ऑफिसर्स ने बाद में मीडिया से बात करते हुए इस बात को दोहराया कि किस प्रकार एक समुदाय विशेष के लोगों ने वहां पर आकर बूथ पर हमला किया और बूथ को कैप्चर करने की कोशिश करी। सवाल ये उठता है कि ममता बनर्जी ने 8 अप्रैल को वहां जाकर जो आह्वान किया और जिसके आधार पर उनकी पार्टी से जुड़े कार्यकर्ताओं ने शीतलकुची क्षेत्र में एक भय का माहौल पैदा करने की कोशिश करी, उन्होंने आनंद बर्मन को मार दिया। इतना सब हो जाने के बावजूद जब ममता बनर्जी वहां गई तो उनके मुंह से आनंद बर्मन के लिए
संवेदना का एक शब्द नहीं निकला। उनके लिए सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए भी, जिन्होंने इस चुनाव को फ्री और फेयर बनाने के लिए एक भूमिका निभाई है, उन पे हुए हमले की निंदा भी नहीं करी और उन लोगों के घर गई और उन लोगों के साथ खड़ी दिखाई दी जिन्होंने शीतलकुची में इस भय के माहौल को जन्म दिया। कहीं ना कहीं ममता बनर्जी ने शीतलकुची में इस प्रकार का तनावपूर्ण माहौल पैदा हो, उसके लिए अपने कार्यकर्ताओं को उकसाया और बाद में उनका समर्थन करने शीतलकुची भी गई। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक प्रदेश में एक घटना में 5 लोगों की मृत्यु होती है और वहां की मुख्यमंत्री मरने वालों के लिए संवेदना उनका धर्म देखकर जताती है। जिस प्रकार से आनंद बर्मन के परिवार वालों को डरा धमकाकर उनकी सभा में लाने का प्रयास किया गया, वो भी निंदनीय है। इससे यह स्पष्ट होता है कि ममता बनर्जी का बंगाल के दलित समाज के प्रति क्या रवैया है। उन्होंने आज तक अपनी पार्टी के नेत्री सुजाता मंडल के उस बयान का, जिसमें उन्होंने बंगाल के दलित समाज को भिखारी बताया, उसका खंडन नहीं किया है, उसकी निंदा नहीं की है। ममता बनर्जी कहीं ना कहीं चुनाव में हिंसा को बढ़ावा दे रही हैं। तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण इस प्रदेश में चाहती हैं ताकि उनको चुनाव में लाभ हो। उनके उस बयान के लिए, जिसमें उन्होंने मुस्लिम समाज को एक साथ आकर वोट करने की अपील करी, उस पर इलेक्शन कमीशन ने उन पर प्रतिबंध भी लगाया। एक प्रदेश की मुख्यमंत्री के लिए इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात और क्या हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी का प्रयास निरंतर चुनाव में हिंसा हो, भय का माहौल हो और ध्रुवीकरण हो, यह उनका लक्ष्य रहा है। और हमारी ऐसी अपेक्षा है कि मुख्यमंत्री अपने पद को, अपने स्तर को समझेंगी और इस प्रकार की राजनीति से बचेंगी। और जिस प्रकार के बयान उनकी पार्टी ने दलित समाज के प्रति और आनंद बर्मन के परिवार के प्रति जो उनकी उपेक्षा देखी गई है, उसके बारे में भी वो विचार करेंगे। लेकिन कल जो ये वीडियो आया है, उससे ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि सीआईएसएफ ने जो कार्रवाई करी वो आत्मरक्षा में थी। पोलिंग एजेंट्स जो 126 बूथ पर थे, उन पर हमला हुआ। कूच बिहार के एसपी ने इस बात की और इस पूरे प्रकरण की पुष्टि करी है। ऐसे में ममता बनर्जी को प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए उनसे माफी मांगनी चाहिए। जी, आपका जो ट्वीट आज सामने आया, उस पर आपने एक जगह लिखा है कि द मर्डरस मॉब। इसका अगर थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे देते, क्योंकि उस मॉब के द्वारा कोई मार तो नहीं हुआ। आनंद बर्मन को किसने मारा? और जिस मॉब की आप बात कर रहे हैं, उसी मॉब ने सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी अटैक किया और उसी मॉब ने बूथ कैप्चर करने की भी कोशिश करी और उसी मॉब के साथ ममता बनर्जी आज खड़ी हुई है। तो वो मॉब कौन है?
वो कौन लोग हैं जो तृणमूल पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो कौन लोग हैं जो ममता बनर्जी की 8 अप्रैल की स्पीच सुनकर 10 अप्रैल को सुबह वोटिंग की लाइन में खड़े हुए एक दलित युवक को गोली मार देते हैं। वो कौन लोग थे जो शीतलकुची में भय और डर का माहौल पैदा करना चाहते थे ताकि वहां चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से ना हो सके। लेकिन इस सब के बावजूद शीतलकुची में बहुत बड़ी मात्रा में पोलिंग हुई और लोगों ने अपने घर से निकलकर ममता बनर्जी को पोलिंग बूथ पर जवाब दिया है, जिसके परिणाम 2 मई को ममता बनर्जी को दिखेंगे। पूरा 4 फेज का चुनाव हो चुका है, लेकिन अभी एक चीज़ है कि ईवीएम पे कोई बिलीव नहीं है। इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? वो जब टीएमसी चुनाव हारेगी तब ईवीएम की बात करना शुरू करेगी, जैसे हर बार होता है। मालवीय जी, कुछ समय पहले तृणमूल कांग्रेस ने ट्वीट किया गया है। उस ट्वीट में कहा गया है कि दिलीप घोष जी और बीजेपी बंगाल से लगातार ममता बनर्जी को उनके पैरों में चोट लगने के कारण उनको फिजिकली चैलेंज कहा जा रहा है, ये नंबर 1। एंड मेंटली वो ठीक नहीं है, ये कहा जा रहा है। ये उन लोगों का दावा है कि बीजेपी एक महिला को ठीक तरह से सम्मान नहीं दे रहे हैं, तो बंगाल कैसे संभालेंगे? ये ठीक है। हम चाहते हैं कि ममता बनर्जी की चोट जल्दी ठीक हो ताकि 2 मई को वो चलकर अपना इस्तीफा देने पहुंच सके राज्य भवन। सवाल मेरा ये, क्या इस वीडियो को लेकर आप लोग चुनाव आयोग के पास जाएंगे? हम चुनाव आयोग के पास पहले भी जा चुके हैं और इस वीडियो को आने के बाद मुझे उम्मीद है कि चुनाव आयोग इसका संज्ञान लेगा और जो उचित कार्रवाई होगी वो करेगा। तृणमूल कांग्रेस से ममता बनर्जी ने आरोप दिया है कि कोविड स्टेट में इसीलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि भाजपा के बहुत सारे लीडर्स बाहर से आ रहे हैं यहाँ के प्रचार के लिए। तो ये जो कोविड का आरोप भाजपा के ऊपर दे रहा है ममता बनर्जी, इस थ्योरी को आप कैसे देखेंगे? ममता बनर्जी तो यहाँ की स्वास्थ्य मंत्री भी है ना, मुख्यमंत्री होने के साथ साथ। और कोविड तो पिछले वर्ष भी था, उस वक्त भी बहुत लापरवाही हुई। तो ममता बनर्जी को पहले ये बताना चाहिए कि बतौर मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री बंगाल की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो इतने खस्ते हाल में है, उसके लिए वो क्या कर रही है। वो शायद अभी भूल गई हैं कि वो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर अभी भी हैं। ये सारे जो जुड़े हुए मुद्दे हैं गवर्नेंस से, उस पर तो वो कोई चर्चा कर ही नहीं रही है इस चुनाव में। अगले चरण में जो चुनाव होंगे, जो कूच बिहार जैसी घटना हुई है, आगे ना हो, क्या बीजेपी चुनाव आयोग से बातचीत करेगी? हमने चुनाव आयोग से बार बार दरख्वास्त करी है कि प्रदेश में फ्री और फेयर चुनाव हो, उसके लिए जो भी व्यवस्था करनी है वो करनी चाहिए। अंततोगत्वा बंगाल की जनता को ये अधिकार होना चाहिए कि वो अपने जनप्रतिनिधि और अपनी सरकार को चुन सकें। इसी प्रदेश में जब पंचायत के चुनाव हुए थे तो 35% ऐसी सीट थी जो अनकंटेस्टेड गई। वो सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोगों को डराया, धमकाया और भय के माहौल में पंचायत के चुनाव कराए। लगभग 2 करोड़ लोग अपना मतदान नहीं दे पाए थे। ऐसी स्थिति दोबारा ना हो और यहाँ पर लोग अपनी इच्छा से बिना भय के अपने जनप्रतिनिधि और अपनी सरकार को चुने, ऐसी हमारी इलेक्शन कमीशन से अपेक्षा है और दरख्वास्त भी है। सर, मेरा प्रश्न है कि अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो है वो जय बांग्ला तो बोलते नहीं है यहाँ इंडिया में, लेकिन बाहर बांग्लादेश में जाते हैं तो वहाँ पे जय बांग्ला का नारा लगाते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, अभिषेक बनर्जी के बयानों पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। जहाँ तक बंगाल की संस्कृति है, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हम इस ज़मीन से, इस मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं। हमारी पार्टी के संस्थापक बंगाल से हैं। जनसंघ के सबसे लंबे समय तक रहे अध्यक्ष बंगाल से हैं। स्वामी विवेकानंद हमारी पृष्ठभूमि का एक महत्वपूर्ण अंश है। तो हमें यहाँ क्या बोलना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को क्या बोलना चाहिए, ये अभिषेक बनर्जी से सीखने की हमें ज़रूरत नहीं है।